राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वीडियो है 19 तारीख 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 12 से 1 शिफ्ट का। इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं, सेम उसी तरह से। और इसमें भी जो एमएस एक्सेल से रिलेटेड रहेगा या फिर वर्ड पावर पॉइंट से रिलेटेड रहेगा तो उसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि उस प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे के अनुगम करता है, तो उसे सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। तो पहला का आंसर होगा 4 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध नाम नहीं है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं, अगर आप उसमें नाम लिखना चाहते हैं किसी भी सीट का या फिर किसी भी वर्कशीट का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से उसमें इनटू का सिंबल नहीं देख सकते हैं, आप डैश दे सकते हैं या फिर नॉर्मली आप पॉइंट देकर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो भी चीज़ लिखना होगा, लेकिन आप वहाँ पर इनटू का सिंबल वहाँ पर सक्सेस नहीं होता है। तो जब आप किसी नाम में इनटू का सिंबल लगाइएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसका 2 आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप संपूर्ण एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड रंग लागू करना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर देखिए डिज़ाइन होता है, जैसा कि अगर आप एमएस वर्ड 2007 या 2010 या फिर 2013 वाला अगर वर्जन यूज़ कीजिएगा तो उसमें डिज़ाइन नाम का ऑप्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ पेज लेआउट होता है। इंसर्ट के बाद पेज लेआउट होता है और उसमें पेज कलर नाम का ऑप्शन होता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का वर्जन का है, क्योंकि पेज लेआउट के साथ साथ उसमें एक डिज़ाइन नाम का भी ऑप्शन होता है और उसी में पेज कलर, पेज बॉर्डर और पेज वाटर मार्क होता है। तो आप वहाँ पर से सेट कर सकते हैं तीनों चीज़ को। कौन कौन चीज़? तो एक पेज कलर सेट किया जा सकता है डिज़ाइन के ऑप्शन से, पेज का वाटर मार्क लगा सकते हैं। 2 प्रकार का वाटर मार्क होता है, टेक्स्ट वाटर मार्क और दूसरा पिक्चर वाटर मार्क। फिर तीसरा चीज़ है कि पेज में आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए, ताकि वे उसे कोई बिना पासवर्ड को खोल ना सके, उसके लिए कौन सा क्रम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, उसके बाद इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको इसका पासवर्ड लगाने के लिए आपको इसे प्रैक्टिकल देखना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सेल का फाइल ओपन है और इस फाइल में अगर हमें पासवर्ड लगाकर इसे सेव करना है तो ऊपर में यहाँ पर से देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट मेन्यू जो होता है जिसे फाइल मेन्यू कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल का सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है, तो फाइल होता है। और यही क्वेश्चन अगर 2007 वाला वर्जन पर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 वाला वर्जन में सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है, तो उसे ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। और 2007 वाला वर्जन के अलावा बाकी जितने भी वर्जन है, जैसे 2010 हो गया, 13 हो गया, 2016 हो गया, 2019 हो गया, ये सब में उसका फाइल का नाम है। तो फाइल पे क्लिक कीजिएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर से इन्फो ऑप्शन पे। इन्फो ऑप्शन पे जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि अलग अलग चीज़ यहाँ पर से, जैसे एक्टिव प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर से प्रोडक्ट में यहाँ पर से जो आपका फाइल है उसमें प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर से बताया गया है। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर से देखिएगा ऑप्शन सेकेंड नंबर में मिलेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड लगाने का। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पर से टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर देना, तो फिर से वो क्या होगा कि री इंटर पासवर्ड पूछेगा। और जब फिर से आप इंटर कीजिएगा तो वो क्या होगा, फाइल सेव हो गया, यहाँ पर से पासवर्ड लगा दिया गया। अब इसे क्या करना है, इसमें जो भी कंटेंट्स लिखा गया आप उसे सेव कर दीजिए Ctrl+S प्रेस करके। सेव करने से फिर क्या होगा कि अब जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर जैसे हम लिख दिए एक्सेल सिर्फ, और एक्सेल लिखने के बाद हम यहाँ पर से सेव वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी फिर इस फाइल को ओपन किया जाएगा तो वो क्या होगा कि ओपन होने से पहले हमसे पासवर्ड पूछेगा, और अगर हमें पासवर्ड पता है तभी ये क्या होगा, ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं हो सकता है। और इसमें फॉरगेट नाम का भी कोई फंक्शन नहीं होता है जिससे कि आप पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। तो जब तक आप पासवर्ड अगर नहीं जानते तब तक उस फाइल को ओपन नहीं किया जा सकता है। आप डिलीट कर दीजिए, वो एक्सेप्ट होगा, लेकिन वो मतलब पासवर्ड टूटेगा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से प्रिंट कमांड का उपयोग करके प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों यानी कि पेज को सेलेक्ट करने का वैध मतलब उसमें कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ये जो नेक्स्ट पेज नाम का जो देख रहे हैं ये नहीं होता। आपको हम दिखाते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हमें एमएस वर्ड पे जाते हैं, एमएस वर्ड में Ctrl+P प्रेस करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, या फिर आप यहाँ पर से फाइल पे भी क्लिक करेंगे
और फिर फाइल पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिएगा प्रिंट नाम का ऑप्शन होगा, इस पर आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी जो आप अलग अलग तरह का सीक्वेंस देख रहे हैं, जैसे पेज रेंज है, तो पेज रेंज में क्या हो गया कि आपको पता हो गया कि हाँ अगर 100 पेज है तो वो 100 पेज का एक रेंज हो गया। या फिर अगर आप ये दे दिए कि 5 से लेकर 10 तक पेज को प्रिंट करना है तो वो एक रेंज है, तो वो होता है ऑड और ऑड इवन पेज नंबर होता है, ऑल पेज होता है, लेकिन नेक्स्ट पेज नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर से देखिए ऑल पेजेस का ऑप्शन है, और अगर एक रेंज बनाना तो आप यहाँ पर से जैसे टाइप कर दीजिए 50 नंबर पेज से लेकर डैश दे दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए 100 नंबर तक। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि एक रेंज बना दिया। और उसी तरह से लेकिन इसमें नेक्स्ट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इसका जो वैलिड है तो वो सॉरी अनवैलिड जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तो एक पहला नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 के बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेल मर्ज में प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची यानी कि लिस्ट में आप नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं, जैसे एक्सेल में स्प्रेडशीट या आपकी आउटलुक कंटेंट्स को लिस्ट के इस लिस्ट से क्या कहा जाता है, तो इसे डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो एमएस वर्ड में हम लोग मेल मर्ज के थ्रू जो हम लोग जो एक लेटर बनाते हैं, कुछ कंटेंट्स तैयार करते हैं मेल मर्ज से, तो और मेल मर्ज में जो चीज़ें बनाया जाता है उसके लिए एक्सेल से जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा आता है यानी कि स्प्रेडशीट से जो आता है या फिर आउटलुक से जो आता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कंटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे डाटा सोर्स कहा जाता है। आपको कई बार हम बताए होंगे कि डाटा सोर्स इसे क्यों कहा जाता है। तो डाटा सोर्स उस जगह को कहते हैं जैसे कि जैसे अगर 10 स्टूडेंट है या फिर 10 व्यक्ति का आप नाम लिखें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखें और उसको सेव करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर रहे हैं उसी को डाटा सोर्स कहा जाता है। वो चाहे एमएस वर्ड में फाइल हो या एमएस एक्सेस का हो या फिर आउटलुक का हो या फिर एक्सेल का हो, किसी भी तरह के फाइल में जो कंटेंट्स रहेगा जिसपे आधारित वो चीज़ें बनाया जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये जो 2 नंबर में आप देख रहे हैं वो सही नहीं है। और 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो 2 नंबर में यह लिखा हुआ है कि यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको बता देते हैं कि जब आप पासवर्ड आप लगा दिए हैं उसमें, तो पहले नंबर तो पासवर्ड अगर जब तक आपको पता नहीं है तो आप उसे खोल नहीं सकते हैं, और उस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि डिलीट करने के लिए तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से बोला जा रहा है कि डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट किया जा सकता है अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, या फिर पता भी तो अगर जैसा ये नहीं है कि पासवर्ड उसमें लगा दिए गए हैं तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते, बहुत ही आसानी तरीके से डिलीट हो सकता है। लेकिन अगर पासवर्ड आपको नहीं पता तो वो खुलेगा नहीं। पासवर्ड आपको करेक्ट पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉरगेट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि सेल C2 से लेकर सेल C2 में 101 लिखी है और इसकी बैकग्राउंड कलर जो है सफ़ेद है और फॉन्ट का कलर काला है यानी कि ब्लैक है। जब इसके कंटेंट्स को यानी कि उसके जो मतलब 101 है उसको हम बदल कर 99 कर देते हैं, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है, गुलाबी हो जाता है और फॉन्ट कलर लाल हो जाता है। तो इसके लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए एक सेल ग्रुप में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये क्वेश्चन है एक्सेल का, तो इसमें एक्सेल में ही हमें समझना चाहिए। तो जैसे एक्सेल आप देख रहे होंगे तो हम इसमें जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 101, जैसे उसमें क्वेश्चन में बोला गया था, तो हम 101 लिखें और इस पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा स्टाइल के अंदर यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा लिस्ट ओपन होगा। अब इस लिस्ट में क्या है कि यहाँ पर से देखिए कलर स्केल टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कलर स्केल टाइप का ऑप्शन है या फिर हाईलाइट जैसे ऑप्शन यहाँ पर से दिया हुआ है। तो यहाँ पर से ग्रेटर देन या फिर लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लेस देन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि वो मतलब 99 होगा, तो यहाँ पर से क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर से कलर जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, अभी जो फिलहाल सेट है वही रहने देते हैं। तो यहाँ पर से ओके करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे इसका 99 से कुछ भी कर देते हैं, 98 लिखते हैं, तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, बदल गया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं। या फिर एक और भी तरीका है कि जैसे आप इस तरह से लिखिए नंबर को या फिर जो भी वैल्यू है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, कलर स्केल पे जाइए, उसके बाद इसके नीचे मोर रूल ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना होगा और इसमें 2 तरह का वैल्यू आएगा। जैसे हम यहाँ पर से नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले दोनों जगह पे। नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से वैल्यू टाइप कर दिए कि जैसे मान लिए 100 से जो कम रहेगा तो यहाँ पर से कलर जो हम उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड, और अगर मान लिया जैसे 100 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर से उसका कलर कर देते हैं यहाँ पर से ग्रीन। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पर से सेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे
और करने के बाद आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन अगर 99 करेंगे तो इसका कलर बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। उसी प्रकार वहाँ पर से फॉन्ट का भी रहता है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका एग्जाम्पल होगा और वो होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 39 कि आपके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है यानी कि दस्तावेज है और 2 पृष्ठों यानी कि 2 पेज की टेक्स्ट की तुलना करना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हमें व्यू पे जाके स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट ऑप्शन से आप एक ही पेज को 2 भाग में या फिर और भी जैसे पेजें हैं तो उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। डिवाइड मतलब 2 भाग में बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए जैसे MS वर्ड में जाते हैं और यहाँ पर से देख सकते हैं कि व्यू ऑप्शन है और यहाँ पे देखिएगा स्प्लिट नाम को यहाँ पर से दिया हुआ स्प्लिट विंडो। जब इस पर क्लिक करते हैं तो जहाँ पर भी कर्सर रखिएगा वहाँ से 2 भाग में ये बढ़ जाएगा और फिर से हटाना चाहते हो तो यहाँ पर से रिमूव स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो चीज़ हट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में नोट्स पैन यानी कि नोट्स पैनल नाम के एक जगह होते हैं, एक ऑप्शन होता है को दिखाने छिपाने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+Shift+H का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, 40 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी फाइल पर डिलीट और जैसे किसी भी फाइल पर अगर हम लोग डिलीट बटन दबाते हैं और उसके जगह फिर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो दोनों में क्या अंतर होता है। यानी कि जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो डिलीट बटन कीबोर्ड में होता है वो प्रेस किया जाता है। तो डिलीट बटन प्रेस करने से क्या होता है और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करने से क्या अंतर होता है, वो दोनों में आपको फ़र्क बताते हैं। पहले तो यह है कि जिस फाइल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट होना जरूरी है। तो जब सेलेक्ट करके अगर आप सिर्फ डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो वो फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन के अंदर चला जाएगा। ये बात को याद रखिएगा कि वो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा कि परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब किसी फाइल या फोल्डर को हम लोग डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर से तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, सब लोग को पता होगा। लेकिन जब रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है, परमानेंट डिलीट होता है, जो कि रिटर्न कभी वापस नहीं आता है। तो आपको बताते हैं कि जो आप परमानेंट डिलीट कर ही रहे हैं तो आप डायरेक्ट शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कीजिए। तो इसे भी आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि स्क्रीन ओपन है और यहाँ पर से हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं। जैसे यहाँ पर से एक फोटो है, उसका नाम 32 है, तो हम इस पर क्लिक कर लिए और डिलीट बटन प्रेस किए और वो फाइल क्या हो गया, डिलीट हो गया। और डिलीट होकर यहाँ पर से देख सकते हैं रिसाइकल बिन हम ओपन करेंगे तो रिसाइकल बिन में ये फाइल मिल रहा है। और जब हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो क्या होता है, साफ लिखता है कि ये फाइल क्या हो रहा है, परमानेंट डिलीट हो रहा है। तो जब हम यहाँ से ओके यस करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट होगा। तो आप बताइए कि जब हम किसी फाइल को यहाँ से डिलीट किए तो वो क्या हुआ कि रिसाइकल बिन में गया और रिसाइकल बिन से फिर से डिलीट करेंगे तब वो जाकर क्या होगा, परमानेंट डिलीट होगा। यानी कि इतने सारे प्रोसेस से गुजरने से बेहतर है कि आप जैसे जिस भी पिक्चर को, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर को सेलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस किए, तो जब शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से साफ लिख दे रहा है कि यहीं पर से फाइल आपका परमानेंट डिलीट होगा अगर आप यस प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे यस प्रेस किए और यहाँ पर से रिसाइकल बिन ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो रिसाइकल बिन में वो फाइल नहीं मिलेगा, जैसे पहले था एक फाइल, सिर्फ वही फाइल है और बाकी सारे जो अभी उसके बाद किए थे वो क्या हुआ, परमानेंट डिलीट हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा, क्योंकि दोनों में फर्क क्या होता है कि डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है परमानेंट डिलीट, यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्लाइड सॉर्टर दृश्य में यानी कि व्यू में स्लाइड को स्थानांतरित करने के लिए सही अनुक्रम की पहचान करें। तो पहचान करने के लिए ये 3 नंबर में जो देख रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहला नंबर ये होगा। पहला नंबर ये इसलिए होगा क्योंकि लिखा हुआ कि स्लाइड को पॉइंट करें, यानी कि जिस स्लाइड पे आप ये सारे चीज़ों का देखना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए, पॉइंट कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर से 4 नंबर में जो ऑप्शन लिखा गया है कि माउस बटन को होल्ड कीजिए, उस पर माउस बटन को ले जाकर रोके रहिए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर से लिखा हुआ कि 3rd नंबर में आप देख सकते हैं कि स्लाइड को नए लोकेशन तक खींचे, यानी कि उसे ड्रैग कीजिए, यानी कि 2 नंबर ये आना चाहिए। फिर यहाँ पर से 1 नंबर में क्या लिखा हुआ कि बटन रिलीज कीजिए, यानी कि बटन पर क्या कीजिए, रिलीज कीजिए चीज़ों का और वो होगा फिर दिखने लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि आपके पास एक क्रमांक यानी कि एक नंबर्ड लिस्ट है और आप नंबर लिस्ट में जब भी स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 के बजाय अगर आपको 5 नंबर से शुरू करना है तो आपके इसके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे बेहतर होगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें तो एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर से दिया हो, लेकिन हम आपको 2 एग्जाम्पल से सिखाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल तो यह है कि पहले उसे हम राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद उसमें सेट नंबरिंग वैल्यू होगा और उसमें जो भी नंबर आप सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि MS वर्ड ओपन करें, क्योंकि ये काम जो है MS वर्ड में ही होता है। तो जब भी आप राइट क्लिक करते
करते हैं तो पहले आपको नंबर बाय डिफॉल्ट सेट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट सेट करेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए हम जैसे राइट क्लिक किए और यहाँ पर से नंबरिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस पे भी क्लिक करना चाहते हैं आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लेकिन वहाँ पर से बोला गया है कि 1 के बजाय यहाँ पर से 5 लाना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके, उसके बाद फिर से नंबरिंग वाला ऑप्शन पे जाइए और सबसे नीचे में देखिएगा यहाँ पर से सेट नंबर वैल्यू का ऑप्शन बनेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो इसमें एक लिस्ट ओपन होगा और इस लिस्ट में आपको जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसी बॉक्स में आप जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि सेट नंबर वैल्यू है, तो यहाँ पर से 5 प्रेस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब देखिएगा कि ये बदल कर क्या हो गया, 5 हो गया। अब जो भी चीज़ आप लिखिएगा इस प्रकार से तो वो क्या होगा कि 5 से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यू लिखाते जाएगा। ये तो हो गया कि राइट क्लिक करके। दूसरा तरीका यह है कि जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर से नंबर का फंक्शन दिया हुआ रहता है। नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और किसी भी तरह का जो भी स्टाइल होता है आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर से सेलेक्ट करने के बाद अगर इन नंबर को फिर से चाहते हैं कि जैसा कि आप बताएं कि वहाँ पर से 5 से चाहते थे तो यहाँ पर से एरो पे क्लिक करना होता है और नीचे में देखिएगा कि सेट नंबर वैल्यू का ऑप्शन रहेगा, उस पर फिर से क्लिक कीजिएगा। मतलब वही दोनों सेम ही चीज़ है, बट एक क्या है, एक राइट क्लिक करने की करके उसी ऑप्शन सेट करने को बोला जा रहा है और एक क्या है होम मेन्यू के अंतर्गत आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये इसमें प्लॉटर जो है वो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इनपुट डिवाइस में स्कैनर आता है, माइक्रोफोन आता है, कीबोर्ड आता है। प्लॉटर का मतलब डिवाइस के तौर पे आपको बता दें ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि विंडो एक्सपी में डैश डैश बैकग्राउंड में चलने वाली सेवाओं को अनुरूप आइकन प्रदर्शित करता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन जो होते हैं। तो इसके लिए हम लोग माई डॉक्यूमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन के तात्पर्य यह है कि जब हम लोग इंटरनेट या फिर किसी भी फाइल या फोल्डर को जब हम कुछ भी चीज़ चला रहे होते हैं और चलाने के दौरान क्या होता है उसे सेव करते हैं, और सेव करने के दौरान क्या होता है कि वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जगह चुनता है और उसी जगह को क्या कहते हैं माई डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उसी में वो जाकर फाइल क्या होता है सेव होता है। यानी कि अगर विंडो एक्सपी की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी फाइल या फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट जब सेव होगा तो कहाँ होगा, माई डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि आप MS वर्ड 2016 का उपयोग कर रहे हैं और आपका मित्र MS वर्ड 2003 का उपयोग कर रहा है, यानी कि एक 2016 का यूज़ कर रहा है और एक 2003 का उपयोग कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल को आप अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे ताकि वो आपका जो मित्र है उस फाइल को काम कर सके, उस पर अच्छे तरीके से काम कर सके, तो उसमें एक सेव एज नाम का ऑप्शन होता है और जब आप फाइल को सेव कीजिएगा तो उसमें 97 और 2003 नाम का डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो जैसे कि देखिए यहाँ पर से MS वर्ड ओपन किए हैं और अभी हम पहले से फाइल सेव नहीं किया तो कंट्रोल के साथ S प्रेस करते हैं तो एक सेव एज का यानी कि सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर से देखिए कि फाइल का नाम ये लिखा हुआ है और हमें सेव एज जो टाइप ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक लंबा सा लिस्ट ओपन होगा। इसमें देखिएगा कि PDF नाम का भी फाइल है, यानी कि अगर आप MS वर्ड में कुछ भी चीज़ें बनाएं तो उसे आप डायरेक्ट PDF में सेव भी कर सकते हैं। और उसी के PDF के जस्ट ऊपर में 97 और 2003 टेम्पलेट नाम का ऑप्शन यहाँ पर से दिया हुआ है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे टेम्पलेट नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो MS वर्ड क्या है डॉक्यूमेंट पे आधारित होता है। टेम्पलेट का मतलब तो हो गया कि एक बना बनाया वो फॉर्मेट। तो यहाँ पर से MS वर्ड 97 और 2003 का डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव करना होगा, जिससे क्या होगा कि हम भी आसानी तरीके से यूज़ करेंगे और जो 2003 वाला वर्जन यूज़ कर रहा है वो भी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता है, क्योंकि 2003 वाला वर्जन बहुत पुराना था। तो दोनों को कंबाइन करके इसमें यूज़ किया जा सकता है, एक फॉर्मेट है उसको सेव करने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर है 47 है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन के टैब में उपलब्ध होता है। तो ये होम के अंदर होता है। तो क्लियर ऑल नाम का जो फंक्शन है वो कहाँ पे होता है, तो होम में होता है। तो इसके लिए जैसे एक्सेल अगर ओपन करते हैं तो एक्सेल में भी आप देखिएगा कि यहाँ पर से क्लियर ऑप्शन है यहाँ पर से, और क्लियर ऑल नाम का फंक्शन यहाँ पर से शो कर रहा होगा। तो ये भी किसके अंदर है, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पर से क्लियर ऑल नाम के फंक्शन शो करता है। तो जब भी अगर आप एक्सेल के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को बताएं तो इसमें जितना भी बेल्ट्रॉन अभी तक क्वेश्चन पूछा सब एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन है और थोड़ा डीप क्वेश्चन है सब मेन्यू से। तो आप लोग को ज़्यादा उस चीज़ को याद करना चाहिए और प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए कि हाँ वो फंक्शन कहाँ पे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल के दशमलव बिंदु यानी कि डेसिमल पॉइंट को बाद अंकों की संख्या में क्रम को
शॉर्टकट की कैसे एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आपको डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल या फिर डिक्रीज डेसिमल आपको सेट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें अल्ट प्रेस करेंगे, फिर एच प्रेस करेंगे, फिर 9 करेंगे। आपको पता होगा कि जब अल्ट बटन प्रेस करते तो जितना भी रिबन में फंक्शन होता है, जितना भी मेन्यू होता है, सब हाईलाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट प्रेस करेंगे तो एच से होम आएगा और 9 से ये डेसिमल का पॉइंट आएगा। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं एक्सेल में। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल ओपन है, तो अल्ट बटन जब हम प्रेस किए तो आप ऊपर में देखिए ऐप से फाइल आ गया, एच से होम आ गया। तो हम एच बटन जब प्रेस करेंगे तो इसमें जितना भी मेन्यू है सारा यहाँ पर से सब ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर से देखिएगा कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ, जहाँ पे माउस का मेरा कर्सर है। तो जब हम 9 बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा कि वो डेसिमल, अभी तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, बट वो डेसिमल पॉइंट लाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर से देखिएगा कि 9 जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक 0 है एक 9 है। तो 0 से क्या होता है, यहाँ पर से 0 से देखिएगा यहाँ पर से फंक्शन दिया हुआ है इंक्रीज डेसिमल का, और डिक्रीज डेसिमल के लिए 9 इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो फंक्शन यहाँ पर से है पॉइंट का दिया हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि आप एक्सेल वर्कशीट में डैश डैश का उपयोग कर लाइंस, ब्लॉक, एरो और आयतों का, यानी कि आयतों को जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग शेप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप एमएस वर्कशीट में आप जब भी अगर एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, एक ब्लॉक टाइप का, एरो टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आयत टाइप के चीज़ों को उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको शेप ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। शेप ऑप्शन इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पर से देखिएगा कि शेप नाम का ऑप्शन होगा। आप इसमें एरो इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। और भी कई सारे फंक्शन है जो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद, शेप में जाने के बाद आप यहाँ पर से बहुत ही इजी तरीके से आप जो भी तरह का चाहते हैं आप यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं, और उसे कलर वगैरह अच्छे तरीके से किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि दफ्तर में उपयोग किए जाने किए लिए एक समान लैपटॉप के निम्नलिखित की सुविधाओं में से किसमें सबसे सुविधाओं में किसके होने वाले संभावना सबसे कम होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग एक दफ्तर यानी कि एक ऑफिस में उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधाओं में सबसे कम कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, कौन चीज़ें नहीं रहेगा। तो आप बताते हैं किसी भी ऑफिस में या फिर किसी भी जगह पे जो काम किया जा रहा है, एक ऑफिशियली काम जहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे 256 GB का रैम का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। तो वो 256 GB एक जनरल कंप्यूटर जो होता है जिसे हम पीसी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, उसमें तो उतना आता भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें USB पोर्ट, C पोर्ट इस्तेमाल हो सकता है, वेब कैमरा इस्तेमाल किया जा सकते हैं, 512 GB का आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 556 GB का आप रैम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो उस टाइप का सिस्टम प्रोसेसर है ही नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें MS DOS जो देख रहे हैं ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। जैसे विंडो होता है, मोबाइल का एंड्रॉयड होता है, और ब्लैकबेरी का आता है, या फिर और भी जो मतलब एप्पल का मैकबुक आता है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो होता है, जो सिस्टम के साथ होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डॉस भी होता है। जैसे विंडो था, विंडो से पहले क्या था, डॉस था। तो अब डॉस का पूरा नाम क्या होता है, तो जैसे इस MS का तो पूरा नाम जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट होता है, और DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी तरह से एक होता है MS विंडो, वो भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फेसबुक भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप भी वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS DOS जो है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि आपके पास एक प्रिंटर है जिसमें आप अपने विंडो पे आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपने USB पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है कि आपका कदम क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि आप तो सिर्फ एक प्रिंटर रखें ना, उसमें सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं किए हैं, आप सिर्फ एक USB का पूरा नाम तो जानते होंगे कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, एक वायर का नाम है, तो वो तो आप कनेक्ट कर दिए, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी है वो प्रिंटर का। तो उसके लिए क्या है कि प्रिंटर का मॉडल देखेंगे और इंटरनेट पे उस मॉडल का डिवाइस क्या करेंगे, डिवाइस और ड्राइवर को जाकर उसे खोजेंगे, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर जाकर वो क्या होगा, प्रिंटर से वो लैपटॉप कनेक्ट होगा। क्योंकि जो प्रिंटर है उसका एक मॉडल नंबर होता है, उस मॉडल नंबर से हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो जो प्रिंटर में सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में भी डालेंगे, और डालने के बाद फिर वो क्या होगा कि जब वायर से कनेक्ट होगा USB पोर्ट से, तब वो जाकर वो प्रिंट कर पाएगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं कर पाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन
स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है। तो वैध प्रकार इसमें पिरामिड जो ऑप्शन देख रहे हैं ये है। बाकी पाइवोट टेबल तो एक्सेल में जो एक फंक्शन होता है उसे कहते हैं चार्ट होता है। तो ये सारे चीज़ भी आपको दिखाते हैं। आप पिरामिड भी जो ऑप्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और उसमें बोला गया था कि स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत, तो स्मार्ट आर्ट पे हम यहाँ पर से क्लिक किए और इसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर से पिरामिड ऑप्शन भी दिख रहा है। इसमें 4 प्रकार के पिरामिड है, जो भी चाहेंगे हम यहाँ पर से ला सकते हैं। यहाँ पे पाइवोट टेबल तो यहाँ पे अलग फंक्शन है, चार्ट वगैरह अलग फंक्शन होता है। तो इसके स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत कौन सा फंक्शन आता है, तो ये पिरामिड जो 4 नंबर में था वो आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल, जो सेल स्टाइल ग्रुप होता है उसका, उसमें कौन सा तरीका होता है, तो वो उससे हम लोग किसी वर्कशीट को सेलेक्ट किया जाए, उसके सेल को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 4 नंबर होगा। आप इसे आपको प्रैक्टिकली देखिए, जैसे कि अगर आप होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से स्टाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर से देखिएगा सेल स्टाइल है, फॉर्मेट स्टेबल है। तो उससे क्या होगा कि जो भी वर्कशीट रहेगा हम उसे सेलेक्ट करके इस प्रकार से कुछ सेल को सेलेक्ट करके उसे हम कोई तरह का कलर कर सकते हैं या फिर कोई भी तरह के यहाँ पर से हम डिजाइन सेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें कौन सा स्टाइल ग्रुप का सेलेक्ट करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल के संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो एफटीपी जो देख रहे हैं, एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एफटीपी क्या है, इसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता है ईमेल का। और ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि आप एक्सेल वर्कशीट की एक विश्लेषण एक विशेष रो के यहाँ पे पंक्ति का क्या इंग्लिश होता है, रो होता है, में सभी सेल की बैकग्राउंड का कलर जो होता है, रंग को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में एक विशेष रो है, उसी में सभी सेल के बैकग्राउंड को रंग का बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। तो उपयुक्त रो, यानी कि जो रो है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद, तो आपको पता होगा कि कोई भी तरह का फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस चीज़ को सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के बाद इस काम करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस सुविधा का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इसमें जो फॉन्ट कलर नाम को जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसका प्रयोग करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यों नहीं होगा, बाकी सारे से क्यों होगा, इस चीज़ को भी आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी रो की अगर हम लोग बात करें और इस प्रकार आप सेलेक्ट करते हैं, रो को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर से फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं, तो फॉन्ट ग्रुप से आप लोग को सबको पता होगा कि फॉन्ट ग्रुप से बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता है। उसे क्या होता है, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं लिखा हुआ, जैसे हम यहाँ पर से लिखे सन, और इसे हम यहाँ पर से इस तरह से ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग कर दिए यूँ इस प्रकार से, और इसे सेलेक्ट है। और अगर हम जाके फॉन्ट कलर चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लिखा हुआ वर्ड है, जो टेक्स्ट है, वो उसका फॉन्ट कलर चेंज होगा, ना कि उसका बैकग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पर से फिल कलर वाले ऑप्शन पर से हम जाके कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर से सेल स्टाइल में जो कलर है उससे सेट कर सकते हैं। तो और भी कई जगह चीज़ें हैं जो सेट किया जा सकता है, लेकिन आप फॉन्ट कलर से आप उसका रो को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि विंडो एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए सबसे पहला तो स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद उस माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। ऑल प्रोग्राम पे ले जाने के बाद उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक ऑप्शन आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम, मेन सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा चीज़ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर के पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद उसमें देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि पेस्ट स्पेशल वैल्यू को डैश शॉर्टकट की के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। तो इसके लिए इस्तेमाल होगा Ctrl+Alt+V प्रेस करके, या फिर सिर्फ मतलब आप कहिए कि Ctrl+V या फिर Alt+V प्रेस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि आप MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज मोड को चालू करना चाहते हैं, आपको यह विकल्प किस मेन्यू में मिलेगा, तो रिव्यू मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। तो अगर जैसे MS वर्ड में अगर आप यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पर से देखिएगा कि रिव्यू नाम का ऑप्शन है, और रिव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ट्रैक चेंज नाम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस भी प्रकार से जो लोग करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं।
तो फिर ये रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत है ये तीसरा नंबर में इसलिए गलत है क्योंकि ये लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर और प्रोसेसर और मदरबोर्ड के कैपेसिटी के अनुसार उसमें इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल बताते हैं, अब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर आपका अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो खुद के लिए काम करता है, वो हार्डवेयर और सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेट करता है और जो हम लोग इनपुट देते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन को इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है। और बाकी सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे काम के, हमारे ज़रूरत के अनुसार से बनाया जाता है। जैसे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर टाइप की चीज़ों को बनवाता है, उसमें मेडिकल टर्म से इंक्लूड किए जाते हैं जो मतलब एजुकेशन पर्पस है, जैसे टाइपिंग का, पढ़ने का, या फिर आप सेट मारने का प्रैक्टिस करते हैं तो उस जगह का अलग सॉफ्टवेयर होता है, मेडिकल का टर्म का अलग होता है। तो जो ज़रूरत के अनुसार से बनाया जाता है सॉफ्टवेयर उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सिस्टम के अनुसार से बनाया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जितने भी कंटेंट्स आपको पढ़ाया गया हो तो आपको समझ में आया गया होगा और सारे चीज़ों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जाइए यूट्यूब पे वरण्यम एजुकेशन लिखिए और उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें देखिएगा कि बहुत सारे वीडियो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। उस वीडियो में जैसे कि प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है, MS वर्ड का क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। तो वो सारे वीडियो को भी देखिए और वो वीडियो फिर कैसा लगा या फिर ये भी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो या फिर अच्छा भी लगा हो तो कम से कम लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।